आज हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद हसनैन सर हैं, जो कि IARI के साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत हैं। आज हम उनसे रूबरू होते हैं ये जानने के लिए कि आज छात्रों के बीच एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन भ्रांतियाँ फैली हैं कि क्या ICR से संबद्धता आवश्यक है किसी विज्ञान के क्षेत्र में अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। सर थैंक यू सर। पहला तो आपका बहुत धन्यवाद है, आभारी हूँ कि आपने यहाँ मुझे बुलाया और बोलने का मौका दिया। ये बहुत ही क्लियर कट होना चाहिए, जो भी बच्चे हैं एग्रीकल्चर में एडमिशन लेते हैं तो उनको ये जानना चाहिए कि एक्रीडेशन जरूरी है या नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा, जॉब के लिए एक्रीडेशन का कुछ जगहें हैं, जैसे ICAR में आप जाते हैं, ARS है, या हायर एजुकेशन में आप जाते हैं, जैसे आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो वहाँ पर एक्रीडेशन की ज़रूरत है। अदरवाइज आप स्टेट गवर्नमेंट में प्रोफेसर बनते हैं, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है, और आपका PCS है, UPSC है, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, IBPS है, यहाँ पर कहीं पर भी ICR एक्रीडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बच्चे इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे लगन से पढ़ाई करिए, आपके अंदर टैलेंट है तो जॉब मिलेगी। एक्रीडेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल नहीं है जॉब के लिए, वो खाली एडमिशन के लिए ही इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा एक प्रश्न और आता है, तो सर ऐसी स्थिति में ICAR की स्थापना का उद्देश्य क्या था, जिसकी वजह से ICAR की स्थापना की गई थी? सर ICAR एक गवर्निंग ऑटोनोमस बॉडी है जो कि 1929 में इस्टेब्लिशमेंट हुई। उसका जो रोल है मेन, वो आपके एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन को गाइड, कोऑर्डिनेट एंड मैनेजमेंट उसका करता है। तो उसका देश में ये काम है, जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, ICAR इंस्टीट्यूट हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनको गवर्न करना, उनको कोऑर्डिनेट करना, समय समय पर फाइनेंस करना और उसका मैनेजमेंट पूरे देश में देखना, ये ICAR का काम होता है। गवर्निंग बॉडी जैसा वर्क करता है पूरे देश के अंदर, जो कि पूरे विश्व का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है। और इसका काम ओनली गाइडेंस देता है, कोऑर्डिनेट करता है, और जितना भी रिसर्च एजुकेशन देश के अंदर चल रहा है उसका मैनेजमेंट देखता है। यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ICAR किसी भी विज्ञान से संबंधित जो भी पाठ्यक्रम है उसमें संबद्धता से संबंध उनका कोई नहीं है, उनको बिना एफिलिएशन से उनका कोई लेना देना नहीं है। एफिलिएशन ICAR नहीं देता। जो UGC यूनिवर्सिटीज होती हैं, ICAR का मेन काम होता है रिसर्च को देखना देश के अंदर, एजुकेशन है उसको गाइडेंस करते हैं, कोऑर्डिनेट मिला के रखते हैं, और जो भी मैनेजमेंट, जैसे फाइनेंस का मैनेजमेंट है, जो भी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है देखभाल की, वो देखता है ICAR। एफिलिएशन ICAR नहीं देता, वो UGC यूनिवर्सिटीज देती है। UGC यूनिवर्सिटी, क्योंकि सर ये ऐसे यही मिसकंसेप्शन, क्योंकि छात्र जब प्रश्न करने आते हैं तो छात्रों के बीच एक दुविधा की स्थिति बन जाती है कि क्या ये संस्थान ICAR से अगर एक्रेडिटेड नहीं है तो क्या हम इसमें नामांकन लेके गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में जा पाएंगे, उनकी एलिजिबिलिटी मेरी होती है या नहीं। ये बहुत बड़ी भ्रांति है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा देश बहुत बड़ा पॉपुलेटेड देश है, और सभी लोगों को स्टूडेंट की पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से ऐसा नहीं कि सभी बच्चों को गवर्नमेंट सिस्टम में ही एडमिशन मिले। जितने भी बच्चे एग्जाम देते हैं लगभग 10% 5% का ही एडमिशन होता है। नंबर ऑफ सीटें फिक्स हैं हर इंस्टीट्यूट में। ICAR का देखें कोई भी इंस्टीट्यूट हो, तो जो 90% बच्चे वो कहाँ जाएंगे? तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, सेमी गवर्नमेंट है। तो एक्रीडेशन का एडमिशन से बहुत बड़ा रोल नहीं है। आप कहीं भी पढ़ते हैं तो उससे मतलब नहीं है, आप पढ़ेंगे, जॉब में कोई दिक्कत नहीं आती। जॉब कुछ जगहें हैं, जैसे आप, मैंने पहले ही बताया ARS सिस्टम है, और AP हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश जो हायर एजुकेशन कमीशन है वहाँ मांगते हैं। अदरवाइज जो भी स्टेट में है या केंद्र सरकार की नौकरियाँ आती हैं तो ऐसा कोई रूल्स नहीं मांगते कि अब ICAR एक्रेडिटेड होना चाहिए। सर चूंकि आपकी प्रोफाइल में देख रहा था, ये पता चला कि आप एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान पर, भारत में सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च स्थान प्राप्त किए हैं। और आपसे बेहतर छात्रों को एग्रीकल्चर साइंस के क्षेत्र में छात्र अगर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं कोई नहीं होगा। कृपया छात्रों का, आने वाले सब छात्रों का मार्गदर्शन करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जितने भी एग्रीकल्चर के हमारे स्टूडेंट हैं उनको यही कहना चाहूँगा, पहले आप एक टारगेट बनाइए कि आपको क्या करना है। यू कैन डिसाइड द टारगेट, व्हाट यू वांट। आप क्या चाहते हैं, आपका टारगेट क्या है, फिक्स करिए। उसी के अनुसार आपका जो टारगेट है, आप सिलेबस लीजिए,
उसका फोकस करिए, सिलेबस को लेने के बाद उससे कुछ परामर्श करिए जो उसके एक्सपर्ट हैं या जो जॉब निकाल चुके हैं, उनसे कंसल्ट करने के बाद में अपना तैयारी स्टार्ट करिए। बीच बीच में आपको लगता है कि आपको रिवीजन की ज़रूरत है, अपने सीनियर से, अपने टीचर से डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कंपटीशन के लिए एक इंस्पायरेशन सोर्स ज़रूर होना चाहिए। आप किससे इंस्पायर हैं तो बहुत ज़रूरी है, इंस्पायरेशन कहाँ से आ रहा है ये भी ज़रूरी है जॉब के लिए। कोई भी कंपटीशन हो, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, साइंटिस्ट का हो या कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है, उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस के बाद में प्रॉब्लम आती है कंटेंट का। आप बहुत कुछ पढ़ के कभी कभी कंपटीशन नहीं निकलता है, आपको डिसाइड होना चाहिए कि हमको पढ़ना कितना है और क्या क्या पढ़ना है। आप साइंटिस्ट का ही भले आप एग्जांपल ले लीजिए, एग्जाम देना चाहते हैं, आप एग्रोनॉमी से एग्जाम देंगे, इसका मतलब नहीं कि आपको पूरा एग्रीकल्चर आना चाहिए, मगर जो भी आप एग्जाम देते हैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका फुल प्रिपरेशन होना चाहिए, कंटेंट तैयार होना चाहिए, उसी को ही पढ़ना है। कोई भी जॉब हो उसको निकालने का ये मतलब नहीं आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, मगर जो एग्ज़ाम में आता हो आपको वो पता होना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा पढ़ लिए एग्ज़ाम में कुछ नहीं आ रहा है तो वो मैटर नहीं करता कि आपको कितना नॉलेज है, आप कितना सटीक, कितना इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़े हैं एग्ज़ाम में, वो ज़्यादा वैल्यू करते हैं। निश्चित तौर पर हसनैन सर, एक बात और है जो बहुत ही मुख्य बिंदु निकल करके आता है कि क्या एग्रीकल्चर साइंस में सरकारी सेवा के कितने आसान हैं, क्योंकि सरकारी सेवा में, क्योंकि एग्रीकल्चर साइंस अभी भी बहुत कम छात्र लेते हैं, जबकि दूसरी तरफ से अगर देखा जाए कि सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस इस ओर है और बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट रिसर्च इनोवेशंस में पैसे भी खर्च कर रही है। तो इस क्षेत्र में क्या, अगर छात्र अपना एक करियर को चुने तो उसके लिए आप क्या मार्गदर्शन? जैसे मैं बताना चाहूँगा, मैं खुद एक एग्रीकल्चर फैमिली बैकग्राउंड से हूँ। आप सुबह से शाम तक देखिए, जीवन स्टार्ट एग्रीकल्चर से होता है, ख़त्म भी एग्रीकल्चर से होता है। आप सुबह उठते हैं, फल फूल खाते हैं, जो भी खाते हैं सुबह से शाम तक दिनचर्या में जो भी करते हैं, एवरीथिंग रिलेटेड विद एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर आपको खाली एग्रीकल्चर के साइड हिसाब से नहीं पढ़ना है, और बच्चों को एग्रीकल्चर इसलिए नहीं दिलाना है कि खाली डिग्री लेना है। उसको खेती बाड़ी में पढ़ाई करके जो खेती बाड़ी भी करता है तो एक अच्छा एक एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप कर सकता है, एग्रीकल्चर में बिजनेस लीडरशिप कर सकता है, नौकरी भी कर सकता है, अच्छी अच्छी नौकरियाँ आती हैं। आप मगर अपना एक कमर्शियल लेवल पर एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, बहुत स्कोप है। और हमारी गवर्नमेंट जो है, सेंटर की है, स्टेट की गवर्नमेंट है, वो भी बहुत आज से नहीं, आप 60 साल से देख लेंगे गवर्नमेंट जितनी भी आई हैं, एग्रीकल्चर का मेन फोकस रहा है कि हमारे देश में एग्रीकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। लगभग 50 से 60% पॉपुलेशन जो जनसंख्या है वो हमारी कृषि पर ही आधारित है। उनकी मतलब जितनी भी रोजी रोटी आती है कृषि से ही आती है। तो आप जो भी एग्रीकल्चर से मिथ फैली एग्रीकल्चर को बच्चों को नहीं पढ़ाना है, आप अपने मन से दिमाग से निकाल दीजिए। एग्रीकल्चर इज आल्सो ए पार्ट ऑफ साइंस, वो भी एक साइंस का ही पार्ट है। जैसे आपको बासमती वैरायटी बनाना है, आप बासमती खाते हैं, तो वो बनाने के लिए भी साइंस प्रयोग होती है। नई नई गन्ने की प्रजातियां आ रही जो वेस्टर्न यूपी में बहुत अच्छी पाई गई हैं, पैदावार किसानों की बढ़ाई, इकोनॉमी बढ़ाई, अलग अलग फल आ रहे हैं, अलग अलग फूल आ रहे हैं, तो वो किसानों को जो मिल रहा है वो सब किसकी वजह से, साइंस की वजह से। विज्ञान जो हमारे देश में है अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो आईसीआर के वैज्ञानिक हो या हमारे सब इंस्टीट्यूट के जो वैज्ञानिक हैं, या जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के एल डिपार्टमेंट हैं, वहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की हैं, वो हैं। अपना सबका एक यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी, नई नई चीज़ें बना के इनोवेशन करके किसानों तक पहुँचाई जाए, क्योंकि किसान की समृद्धता ही देश की समृद्धि होगी। यदि किसान प्रोग्रेस है हमारे देश का, तो उसके बाद ही हमारा देश प्रोग्रेस होगा, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी आबादी भारत देश के अंदर किसान पर ही, कृषि पर ही आधारित होती है। तो क्या सर बीएससी, जैसा आप बता रहे हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर साइंस ऑनर्स किसी भी संबद्ध यूजीसी से संबद्ध विश्वविद्यालय से, कॉलेज से करने के बाद छात्र किसी भी सरकारी पद जैसे सिविल सर्विसेज, पीसीएस, इसके लिए आवेदन कर सकता है, उसमें कहीं कोई कोई रुकावट प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बच्चों से ही बताता रहता हूँ, ये बात आपसे ही बता रहा हूँ कि मान लीजिए हम 120 बच्चे थे स्टूडेंट्स,
उसमें तो 3-4 बच्चे ही आईसीआर क्वालीफाई किए, वो सब जॉब पा गए, मगर जो 110 बच्चे बचे, 115 वो तो आईसीआर नहीं गए, स्टेट से ही बीएससी एमएससी किए अपना, मगर 20 सब सरकारी नौकरी में हैं, जो थोड़े बहुत नहीं जा पाए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। मगर जॉब में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, वो कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। बट कुछ शर्तें हैं आईसीआर की, जैसे आपका उनके जो पैमाने हैं, मैंडेट हैं, या जो उनके रूल्स रेगुलेशन है वो आपका फॉलो कर रहा है तो एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दे देंगे आईसीआर वाले। मगर वो भी चाह रहे हैं कि भाई सभी को मौका मिलना चाहिए, तो शायद इस बार ऐसा सुनने को मिला है कि बच्चों को जो है इस बार बच्चे उनको एलिजिबल करें आईसीआर एग्जाम के लिए। मगर मेरा तो बार बार यही कहना है कि सक्सेस होने का ठीक है, एक मंथ है, आप आईसीआर में एडमिशन ले लेंगे, मगर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है जिसको नहीं मिलता है, तो उसको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी पढ़ के जॉब पा सकते हैं, रोजगार पा सकते हैं। रोजगार तो टैलेंट से मिलता है, किसी भी इंस्टीट्यूट से उसका कोई संबंध नहीं है। कि आज कंप्यूटर साइंस जैसे इंजीनियरिंग का या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस का में लेने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो एक समय एक डिमांड एवं सप्लाई, तो सप्लाइड इंजीनियर की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। तो आईटी कंपनियां भी बहुत ज़्यादा सबको नौकरी देने में इतना सक्षम नहीं है क्योंकि सबको एकोमोडेट कर सके। तो एक एक कहावत है ना कि इन एवरी एडवर्सिटी देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। तो क्या सर इसमें एग्रीकल्चर साइंस के छात्रों के लिए एक द्वार नहीं खोलता, क्योंकि उनमें चाहने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन नौकरी उपलब्ध है अगर एग्रीकल्चर साइंस में, तो ये उनके लिए विन विन सिचुएशन होता है कि छात्र आसानी से अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं एग्रीकल्चर साइंस लेकर के। जी, देखिए एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। जो साइंस को बीटेक कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छी जगह से कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिलती। समस्या ये है क्योंकि कंपनी भी तो लिमिटेड है, कहाँ से इस नौकरी कहाँ से पैदा करेंगे, कहाँ से निजात करेंगे उन नौकरियों का। तो जब जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो एग्जिस्टेंस होना वहाँ पर बहुत दिक्कत होता है। एग्जिस्टेंस हो भी जाए तो सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है। सेम कंडीशन जब आती है कहीं जॉब में भी, तो यही सिचुएशन वहाँ पर भी पैदा होती है। बहुत ज़्यादा वहाँ पर पॉपुलेशन है स्टूडेंट की, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं, रोजगार कम है, तो दिक्कतें आती हैं। तो मैं तो बहुत ही उनको आह्वान करूँगा जो साइंस के स्टूडेंट हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है, सब्जेक्ट है, बहुत स्कोप है रिसर्च का है। आप एजुकेशन में जाइए, रिसर्च में जाइए, एक्सटेंशन में जाइए, बहुत लॉट ऑफ स्कोप है। बट आने की ज़रूरत है अच्छे दिमाग की, अच्छे माइंड जब हमारे सिस्टम में आएंगे तो एक नया इनोवेशन डेवलप होगा। तो साइंस वाले बच्चों को ज़रूर आना चाहिए कि एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर खेती करना नहीं है। आप एक साइंस बायोलॉजी यूज़ करके, मैथमेटिक्स यूज़ करके, फिजिक्स यूज़ करके, केमिस्ट्री को अपना इसमें यूज़ करके एक अच्छी रिसर्च कर सकते हैं। ऐसे आपको बायोलॉजी के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान है तो आप माइक्रोबायोलॉजी सॉइल से रिलेटेड है उसके बारे में नए इनोवेशन कर सकते हैं। यहाँ एमएससी करिए, पीएचडी करिए, नए बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करिए, वो सॉइल में कैसे हेल्पफुल है, या ऐसे बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो प्लास्टिक को डिग्रेड करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ऐसे फंजाई को आइडेंटिफाई कर दें जो सॉइल में न्यूट्रिएंट की एफिशिएंसी को बढ़ा देता हो। तो ये भी एक रिसर्च है, तो साइंस वालों को आना चाहिए। जैसे ही ऐसे आप इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, उसमें बहुत स्कोप है। विदेश से लेके देश में भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां लीड कर रही हैं, न्यू न्यू मशीन बना रही हैं, और आने वाले समय में लेबर की भी क्राइसिस होगी क्योंकि देश के अंदर जैसे जैसे मैकेनाइजेशन होता है तो लेबर की क्राइसिस बढ़ती जाएगी। तो मैकेनाइजेशन को भी सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, तो बच्चे इधर आएंगे, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी पढ़ सकते हैं, तो उसमें भी नया इनोवेटिव कुछ आइडिया ला सकते हैं। जैसे रिमोट वेट्स कैसे कर सकते हैं, रिमोट सेंसिंग का यूज कैसे कर सकते हैं। आप घर बैठे हैं और आपका टेम्पल स्टार्ट हो गया, सबमर्सिबल इरिगेशन दे रहा है, आप घर बैठे हैं, आपका ड्रोन गया खेती में जाके स्प्रे कर दिया। तो ये भी एक इनोवेशन है एग्रीकल्चर में कि रोबोटिक्स का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कंप्यूटर का समावेश कैसे किया जाए कि एग्रीकल्चर का एक नया रिफॉर्मेशन हो। तो साइंस वालों को बहुत ही जरूरत है कि इस एरिया में आए। एग्रीकल्चर का न्यू रिफॉर्मेशन करना जरूरी है क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्स हमारे घट रहे हैं, उसको देखते हुए हमको अपने जो भी रिसोर्स है उनकी एफिशिएंसी हम कैसे बढ़ाएंगे। जब स्मार्ट चीजें या स्मार्ट टेक्नोलॉजी हमारी एग्रीकल्चर में समावेश होगा
तो एग्रीकल्चर को रिफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है आने वाले समय में। तो साइंस के बच्चों को, कोई भी बच्चे हों जो साइंस से संबंधित हों, उनको आना चाहिए और इसमें एडमिशन लेके अच्छी पढ़ाई करके रिसर्च में जाएँ कि आने वाले समय में देश में आने वाली समस्याओं को वो निपटारा कर सके बच्चे। और जहाँ तक बात है सर वेतनमान की, ऐसा कहा जाता है कि इसमें बहुत आकर्षक वेतनमान है। बहुत ज़्यादा क्या आप है। इसके बारे में सर कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि छात्रों का एक रुझान पढ़ाई करने से पहले वो वेतनमान के संदर्भ में एक उनके अभिभावक की भी इच्छा होती है जानने की कि क्या वेतनमान होगा और छात्रों की भी। इसके बारे में देखिए, जो अदर साइंस स्ट्रीम में वेतनमान होता है, वेतनमान वही एग्रीकल्चर में होता है। आप वैज्ञानिक बनते हैं तो वैज्ञानिक किसी भी स्ट्रीम में बनिए, वेतनमान सभी का है। आप प्रोफेसर बनते हैं तो वेतनमान पूरे देश में फिक्स है प्रोफेसर का कि 6000 ग्रेड पे होगा। यदि आप सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट बनते हैं या आप पीसीएस बनते हैं तो फिर उसका फिक्स है 5400 ग्रेड पे है या 5600 ग्रेड पे है, 5700 ग्रेड पे है। आप किसी भी स्ट्रीम के हो, किसी भी सब्जेक्ट में जाते हैं गवर्नमेंट सिस्टम में तो वेतनमान फिक्स ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है कि आप साइंस से हैं तो उसका अलग होगा। साइंस के प्रोफेसर का भी 6000 ग्रेड पे होता है और हमारे एग्रीकल्चर और दूसरा सर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बीआईएस में भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट की बहुत ज्यादा डिमांड है। और जैसा मैंने देखा उनकी सैलरी 87-88 हजार रुपया पर मंथ इन हैंड सैलरी होती है। पीसीएस में इस बार ही ले लीजिए 2021 का पीसीएस था, 500 पीसीएस आई पोस्टें हैं, एसटी एमएससी मांगा। उसमें अभी भी 150 या 200 मैंने जो सुनने को मिला है वैकेंसी खाली है। इसका मतलब है हमारे यहाँ इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है प्रदेश में तो उस सीटों को भर नहीं पा रहे, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ने की जरूरत है, पोस्टों की कमी नहीं है। आप 500 की सीटें इतने बड़े प्रदेश में नहीं भर पा रही हैं तो इसका मतलब है कि बच्चे कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाए, इस वजह से सीटें फिल नहीं हो पाई। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है, डिसअपॉइंट। सीटें आती रहेंगी, ये समय चलता रहता है और जॉब का बहुत स्कोप है। गवर्नमेंट हमारी जो है प्रदेश की है, देश की सेंट्रल गवर्नमेंट है, बहुत प्रयासरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर में इस एम्प्लॉय निकाला जाए, एम्प्लॉयमेंट दिया जाए कि आने वाले समय में यही एक ऐसा तरीका है बिजनेस का, खेती एक है जो हमारे जीडीपी या देश की इकोनॉमी को मेंटेन कर सकता है। तो ऐसा कोई जॉब का या ग्रेड पे का इशू है नहीं। आप कहीं भी जाइए, बहुत हमारे एग्रीकल्चर में ही 5-5 हजार, 4-4 हजार, 2-2 हजार टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्टें आती हैं। 2018 में भरी गई, शायद इस बार 2023 में दिसंबर तक फिर आए। तो बच्चों को बहुत स्कोप है कि आसानी से कम मेहनत से भी आप एक अच्छी ऑफिसर रैंक की नौकरी पा सकते हैं। पीसीएस जिला गन्ना अधिकारी है, जिला कृषि अधिकारी है, जिला उद्यान अधिकारी है, ऐसी बड़ी बड़ी पोस्टें जो एडमिनिस्ट्रेशन में आपको बैठाएंगी जाके, वो बहुत इजी से कम मेहनत से करके आप एग्रीकल्चर में बहुत अच्छी पोजीशन करके बैठ सकते हैं। आप अदर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ है, वहाँ पर आप 10 लाख फॉर्म पड़ता है, यहाँ 20 हजार 1 लाख फॉर्म पड़ता है, तो डिफरेंट तो आता है। बिल्कुल सर, डिमांड एंड सप्लाई की जो बात है इसमें बहुत हद तक आपने बहुत परिमाणपूर्ण महत्व का बात बताया कि हाँ कम परिश्रम करके भी मिडिल बैकग्राउंड के भी छात्र बहुत अच्छा कर सकते हैं और ऊपर सरकारी पद पर पढ़ के अच्छे एग्रीकल्चर की पढ़ाई भी बहुत सस्ती है। जैसे हम अपने प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में तो जीरो बैलेंस एजुकेशन है सिस्टम। जीरो पर आपके, जैसे मैंने भी बीएससी की है, पूरा फीस रिफंडेबल थी। हम लोग 13,000 जमा करते थे पर सेमेस्टर, तो समझ 26,000 जमा होता था, पूरा रिफंड होता था, उसके साथ 10,000 स्कॉलरशिप मिलती थी। तो एक गरीब मिडिल फैमिली के जो बच्चे हैं वो भी एक एग्रीकल्चर एजुकेशन की पढ़ाई ले सकते हैं। आई थिंक एग्रीकल्चर नहीं, स्टेट में जितनी भी एजुकेशन सिस्टम है सभी रिफंडेबल है, आपको रिफंड हो जाएगा, फीस जीरो है। तो ये बहुत अच्छा है हमारे प्रदेश के अंदर। अदर प्रदेश में तो मुझे लगता है ऐसा, जैसे बिहार वगैरह में सुना हो, ऐसा नहीं है। अदर स्टेट में फीस डिपेंडेबल नहीं है। हमारे प्रदेश में तो गवर्नमेंट इतना सपोर्ट करती है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट में पॉलिसी है, रिफंडेबल फीस होती है। जी हाँ, उसमें आय का कुछ पैमाना है कि आय का पैमाना रखा गया है समाज कल्याण की तरफ से। हमारे यहाँ भी ऐसी व्यवस्था है सर, छात्रों को जिनका मासिक सालाना वेतन अगर उनका एक निर्धारित रकम 2.5 लाख रुपए तक है, अगर नहीं होता तो फॉर्म भरने के माध्यम से उनसे छात्रों को परीक्षा शुल्क वापस आ जाता है। अलग अलग स्टेट के बारे में इतना आइडिया नहीं है, और उत्तर प्रदेश में तो बहुत अच्छी पॉलिसी है कि गरीब बच्चा भी एजुकेशन को असेस कर सकता है, क्योंकि वो कहीं से भी उधार लेके अपना पढ़ाई कर लेता है, फिर वापस आ जाती है फीस।
तो उसको एक आगे पढ़ने का नेक्स्ट सेमेस्टर में या नेक्स्ट ईयर फेस करने का एक तरीका मिल जाता है कि जमा कर देगा। जैसे मैं ही हूँ, मेरे पेरेंट्स थे और हमारे पेरेंट ही सब्जी बेचते थे, वेजिटेबल की शॉप थी, उनका देहांत हो गया 2014 में। तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं होती प्रदेश में। तो ऐसे मैं अकेला नहीं हूँ, लाखों बच्चे हैं प्रदेश के अंदर के पेरेंट्स नहीं हैं, तभी वो अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, जीरो बैलेंस पर उनका एजुकेशन है, तो ये बहुत अच्छा है हमारे यहाँ पर। धन्यवाद सर, आपने अपना समय निकाला और आने छात्रों को उनके भविष्य के प्रति एग्रीकल्चर साइंस में जो अपना करियर संवारना चाहते हैं उसके बारे में आपने अपना उनका ज्ञानवर्धन और एग्रीकल्चर मार्गदर्शन किया। में आना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, और पेरेंट्स को भी बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। खाली एग्रीकल्चर कह के उनको नहीं हटाना है, एक जीने का तरीका भी है कि आप एग्रीकल्चर में आइए, उसको एग्रीकल्चर को जिए कैसा जाता है। जैसे आप खेत में जाएंगे, किसान की अच्छी फसल होती है तो ऑटोमेटिक उसका स्ट्रेस 90% कम हो जाता है फसल को देख के। तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है, कोई साइंटिस्ट एग्रीकल्चर में डेली विजिट करता है तो ऑटोमेटिक उसका स्ट्रेस लेवल कम रहेगा एज कम्पेयर टू जो सिटीज में बैठे हैं। तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है कि आपका प्रेशर कम रहेगा, आपका डिप्रेशन नहीं आएगा, लोगों से कांटेक्ट हमेशा रहता है किसान से। ऐसा कोई साइंस नहीं है कि जिसका किसान और साइंस का डायरेक्ट संवाद होता हो। और एग्रीकल्चर में जो भी आप करें डायरेक्ट उसका आपको आउटपुट दिखेगा फार्मर फील्ड पर, डायरेक्ट कोरिलेशन है उसका फार्मर से। तो ये बहुत अच्छा, आप कभी वो नहीं हो सकते, आपकी चीजें दिखेंगी। और साइंस में जाएंगे तो आपने किया, आपको पता नहीं चलता वो हो रहा है नहीं हो रहा। आपने यहाँ जो भी कर रहे हैं किसान को बताएंगे तो देखेंगे जाके खेत पर दिखेगी चीजें 1 महीने बाद। तो वो सबसे अच्छी बड़ी खुशी होती है कि आपके नॉलेज से किसी भी किसान को फायदा हो रहा है और उसकी इनकम बढ़ेगी। तो उससे बड़ा क्या हो सकता है देश के लिए कि हमारा एक देश का किसान समृद्ध हो। तो वो समृद्धता को देखते हुए बच्चों को आना चाहिए, एग्रीकल्चर पढ़ें, अपने आस पड़ोस के जो भी किसान हों उनको ज़्यादा से जानकारी कृषि के बारे में दें, नई टेक्नोलॉजी के बारे में दें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर हर जगह तो नहीं पहुंच सकता। तो वो कैसे पहुंचेगा? एजुकेशन का जब नॉलेज का ट्रांसफर होगा, कम्युनिकेशन बच्चे करेंगे जाके गांव में, गांव से जो इनोवेटिव किसान होंगे दूसरे मॉडरेट किसान को करेंगे। तो ऐसे ही देश में इनोवेशन जब फैलेगा तो और ज्यादा अभी भी एग्रीकल्चर में देश का अच्छा है और ज्यादा तरक्की होगी। धन्यवाद सर, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर एम हसनैन जो आईसीआर के साइंटिस्ट के पद पर हैं और उन्होंने एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज में सर्वोच्च स्थान भी प्राप्त किया है। तो इनसे हमें मार्गदर्शन छात्रों के लिए किया गया। धन्यवाद। थैंक यू।